ओके, सो चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो परमानेंटली क्लोज हो जाने वाला है। तो उस टाइम पर क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज या कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको कि एक सिंपल कॉमन सेंस के बेस पर अगर हम ऐसा सोचें कि कोई भी बिजनेस को क्लोज करना हो तो क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो सिंपल है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज हो, जो भी असेट है, आप उसको सेल कर दो और उसमें से जो पैसे आपको मिले, जो मनी आप रिसीव करो उसमें से, उसको आप यूज करो टू रीपे योर लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज का अगर पूरा पेमेंट हो जाए एंड इवन यू आर गेटिंग सरप्लस, कुछ अमाउंट आपको मिल रहा है, तो वो ऑनर लेकर चला जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म में भी डिसोल्यूशन का इसी सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड जो ये लॉजिक है, इसी के बेस पर पूरा प्रोसीजर है पार्टनरशिप फर्म का। अगर आप इमेजिन करो पार्टनरशिप फर्म है आपके पास और फिर ये सब कुछ समझो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस में अगर आपको जानना हो कि उस बिजनेस के पास टोटल कितने असेट्स अवेलेबल है, क्या क्या लायबिलिटीज है, ये सब कुछ का जो लिस्ट होता है, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट में क्या होता है, तो असेट्स एंड लायबिलिटी। इसलिए जब हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को, तो उसका जो भी डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, जो भी डिसोल्यूशन रिलेटेड सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, एंट्रीज होता है, दैट विल बी बेस्ड ऑन बैलेंस शीट ओनली। ओके, आपको बैलेंस शीट दिया होगा और उसके बेस पर हम सारा, और कुछ एक इंफॉर्मेशंस भी आपको दिए होंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस, उसके हेल्प से और बैलेंस शीट के हेल्प से आपको पूरा डिसोल्यूशन का ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में जो बैलेंस शीट में जो भी असेट्स अवेलेबल है, उस सारे असेट्स को सेल करना पड़ेगा और सारे लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। एंड टू सेल ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी वी नीड टू ओपन वन टेम्पररी अकाउंट, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ये पूरा प्रोसेस होगा फर्म को डिसॉल्व करने का। यानी टेम्पररी बेस पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास असेट्स है, यानी कि हमारे फर्म में जितने भी असेट्स हैं, इस सारे असेट्स के अकाउंट को हमें क्लोज कर देना पड़ेगा और क्लोज करके हमें ट्रांसफर कर देना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे कौन से साइड पर, अपोजिट साइड, यानी कि डेबिट साइड पर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे जितने भी असेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। वैसे ही जितने भी हमारे लायबिलिटीज है वो भी सारे अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे और क्लोज कर कर हम ट्रांसफर करेंगे कौन से साइड पर, तो क्रेडिट साइड पर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी अपोजिट साइड पर। अपोजिट साइड पर हम जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो जितने भी लायबिलिटीज है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, इट मीन्स कि आपका जो बैलेंस शीट है उसके जितने भी अकाउंट है वो सब कुछ क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज ही तो मेन होता है। लेकिन अगर आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड कि सर उसमें कैपिटल वगैरह भी तो आता है, तो कैपिटल हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, वो सब जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे हम रिकंस्ट्रक्शन में करते थे, कैपिटल को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे क्या होगा, आपका बैलेंस शीट जो है वो अब एंड हो गया, मतलब बैलेंस शीट क्लोज हो गया। और बैलेंस शीट क्लोज होकर सारे असेट्स और लायबिलिटीज सब कुछ कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ये सब कुछ ट्रांसफर हो गया, इट मीन्स कि अब असेट्स और लायबिलिटी की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रही। अब सिर्फ आपके पास क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसी रियलाइजेशन अकाउंट में से अब आप एक एक करके या जैसे भी आप इस असेट्स को सेल करोगे,
जो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास असेट्स और लायबिलिटी आ चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, उस असेट्स और लायबिलिटी को अब क्या करोगे आप? सेल करोगे, ठीक है? और लायबिलिटीज को आप पे करोगे, असेट्स को पहले सेल करोगे एंड लायबिलिटीज को पे करोगे। तो असेट्स हम सेल करेंगे तो सेलिंग की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में ही, लेकिन अपोजिट साइड पर आएगा, तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर किया हुआ असेट्स भी क्लोज हो जाएगा। और लायबिलिटीज का भी पेमेंट क्या होगा? अपोजिट साइड पर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ही लेकिन अपोजिट साइड पर आएगा। तो इससे क्या होगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट भी क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में भी जो लायबिलिटी आपने ट्रांसफर किया है वो भी क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका असेट्स ट्रांसफर हो गया और असेट्स यहाँ पर सेल भी हो जाएगा, ठीक है? सो आई एम राइटिंग कि असेट्स यहाँ पर सेल हो जाएगा और यहाँ पर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सेल ऑफ असेट्स, ओके? और यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ऐसे, ठीक है? तो ये हो जाएगा। और अब ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट मे हैपन के कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको पे करने आए होंगे, ठीक है? तो वो जो एक्सपेंसेस को पे करते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। मतलब ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा हुआ, उस प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस हुआ उस एक्सपेंसेस को डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं, और वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड होता है, यहीं पर कि भाई ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस इतना हो गया, इसको भी आप यहीं पर रिकॉर्ड कर दोगे। और आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस अब आप टोटल करोगे, बैलेंस फाइंड आउट करोगे, और बैलेंस आप फाइंड आउट करके देखोगे कि कौन से साइड पर बैलेंस आता है। अगर ये डेबिट साइड पर आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ये आपका प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं। और अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो ये आपका लॉस हुआ, रियलाइजेशन से लॉस हुआ, और ये लॉस को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज किया जाता है, जिसका जो बैलेंस है वो ले लिया जाता है। As long question is not expected from this chapter, so I am moving towards that short questions only, कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको मैजिकल ट्रिक दूंगा। लेकिन उस मैजिकल ट्रिक को समझने के लिए ये थोड़ा आपका माइंड में ये एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि दो चीज मेन होता है यहाँ पर पूरे ट्रांजेक्शन में। आपने नोटिस किया होगा कि दो मेन चीज होता है। एक तो क्या होता है कि असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर किया जाता है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? और ट्रांसफर के बाद क्या किया जाता है? तो असेट हो तो सेल किया जाता है, ओके? असेट हो तो सेल किया जाता है, और लायबिलिटी हो तो पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग टर्म है, अगर असेट्स हो तो सेल और लायबिलिटी हो तो पेमेंट, तो उसका एक अकाउंटिंग टर्म है जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन, ठीक है? मतलब वो रियलाइजेशन होता है। अब सेल हो या पेमेंट हो, उसको हम कौन से वर्ड यूज कर समझेंगे। अब इसके बाद के एक्सप्लेनेशन में मैं सेल और पेमेंट दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करूंगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब आप समझ जाना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट असेट्स रियलाइजेशन, इट मीन्स के असेट्स सेल हो रहा है। और लायबिलिटी का रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन ऐसा नहीं होता, लायबिलिटी पे होता है, ठीक है? तो लायबिलिटी पे होगा तो वो अमाउंट रियलाइजेशन वैल्यू में ही लिखूंगा मैं, आप उसको समझना। अब देखो, जब यहाँ पर टू एंट्रीज हमें दिख रहा है, मतलब टू ट्रांजेक्शन दिख रहा है कि एक तो बाय ट्रांसफर वाली है और दूसरा है रियलाइजेशन वाली, ये टू ट्रांजेक्शन है। तो दोनों ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्री करना पड़ेगा, अकाउंटिंग एंट्रीज। यानी अभी से माइंड में सेट कर लो कि ट्रांसफर की एक एंट्री करोगे आप और रियलाइजेशन की भी एक एंट्री करोगे। तो ट्रांसफर एंड रियलाइजेशन, यानी हम असेट्स हो कोई भी एक तो उसकी टू एंट्री करेंगे, लायबिलिटी हो तो उसकी भी टू एंट्री करेंगे, यानी एक ट्रांसफर की एंट्री और एक रियलाइजेशन की एंट्री हम ऐसे करेंगे, ठीक है? तो अब ट्रांसफर के जब हम एंट्री करेंगे तो वी नीड वन अमाउंट, कि भाई ट्रांसफर की एंट्री करनी है तो वहां पर हमें कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी? तो उसके लिए भी आपके पास एक वैल्यू होगा। उसके बाद
जब आप रियलाइजेशन की एंट्री करोगे, यानी असेट को सेल करने की और लायबिलिटी को पे करने की आप एंट्री करोगे, तो वहां पर भी एक वैल्यू होनी चाहिए भाई, वो हम कितने में रिकॉर्ड करेंगे? तो वो वैल्यू कहाँ से आएगा? जो बैलेंस शीट में होता है उस वैल्यू को बोलते हैं, बैलेंस शीट में जो लिखा होता है उस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। और जो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर जब सेल होता है तो उसको बोलते हैं रियलाइज्ड वैल्यू। ओके, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड वैल्यू, और रियलाइजेशन वैल्यू आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, रियलाइज्ड वैल्यू ऐसा हम बोलेंगे। पेमेंट के भी वैल्यू को रियलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो इट मीन्स नाउ वी विल हैव टू वैल्यू, एक बुक वैल्यू, एक रियलाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वाली वैल्यू कि जो बैलेंस शीट में दिया होगा, उस वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं। और जो आप सेल करोगे जिस वैल्यू में, उस वैल्यू को रियलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो यू विल हैव टू वैल्यूज। अब टू वैल्यूज के बेस पर एंट्रीज क्या होगा, अमाउंट कौन सा कंसीडर होगा, उस सबको पहले ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक ऐसे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। सपोज के फर्स्ट है हमारे पास असेट, दैट इज मशीनरी। उसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर। ओके, उसके बाद है हमारे पास गुडविल, और उसके बाद है हमारे पास ट्रेडमार्क। ठीक है, देन वी आर हैविंग क्रेडिटर्स। उसके बाद है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ये है। ठीक है, ऐसे है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको ध्यान से सुनना। अब इसमें ऑब्वियस है कि ट्रांसफर के कुछ वैल्यूज होंगे और रियलाइजेशन के भी वैल्यू होंगे। तो ट्रांसफर के वैल्यू, सपोज के मशीनरी हमारे पास है 50,000 रुपीज, 50,000, और उसके रियलाइजेशन की जो वैल्यू है, रियलाइजेशन की वैल्यू है सपोज के 60,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज। ठीक है, और उसके बाद रियलाइजेशन की वैल्यू है सपोज 90,000 रुपीज। देन वी आर हैविंग फर्नीचर जो कि 60,000 रुपीज का है, और रियलाइजेशन वैल्यू जो है उसकी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ओके, गुडविल वी आर हैविंग जिसकी 15,000 वैल्यू है, और रियलाइजेशन वैल्यू 25,000 है। ट्रेडमार्क वी आर हैविंग जिसकी 12,000 रुपीज बुक वैल्यू है, लेकिन रियलाइजेशन वैल्यू कुछ भी दिया हुआ नहीं है। क्रेडिटर्स हमें दिया हुआ है 45,000, और क्रेडिटर्स का पेमेंट की जो वैल्यू है, क्रेडिटर्स का पेमेंट की जो वैल्यू है वो है कि भाई 42,000 में ही क्रेडिटर्स मान जाते हैं। बिल्स पेएबल की जो वैल्यू है वो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन पेमेंट करने की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10,000 का एक बिल्स पेएबल पेमेंट करना पड़ा। ऐसे अभी ये क्या हो गया, एक मिनट, चलो ये थोड़ा सा वैल्यू को हम अच्छे से कर लेते हैं, एक मिनट। ₹90,000, 25,000, 42,000, and 10,000. So trademark માં ये है 12,000 આવશે. ट्रेडमार्क इट इज 12,000। ओके, यहाँ पर एक वैल्यू लिखा हुआ था 12,000, और कुछ भी वैल्यू से, दिस इज सिंपल एग्जांपल, मैं खुद रैंडमली ऐसे वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सारा पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है,
यहाँ पर जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सबको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाया, और ये अगर समझ में आ जाता है तो यू विल बी एबल टू राइट एनी एंट्रीज। ओके, देखो अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कि ट्रांसफर की जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू से हम ट्रांसफर करते हैं, और बुक वैल्यू आता कहाँ से है? बैलेंस शीट की वैल्यू होती है, बुक की वैल्यू होती है। और रियलाइजेशन वैल्यू आएगा कहाँ से? इसको रियलाइजेशन वैल्यू बोलते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और नहीं दिया होगा तो क्या करना है वो भी मैं अभी समझाऊंगा। ये रियलाइजेशन वैल्यू बोलते हैं, और रियलाइजेशन की एंट्री करनी पड़ती है। ये फर्स्ट वाला जो है ये ट्रांसफर की एंट्री है, दिस इज योर एंट्री फॉर ट्रांसफर। और ये है ट्रांसफर टू व्हाट? दिस इज एंट्री फॉर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में से असेट्स और लायबिलिटी को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो वाली ये एंट्री है। और सेकंड वाली एंट्री क्या है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद वो कितने में सेल होता है उसकी ये एंट्री है, सेल करने की एंट्री या पेमेंट करने की एंट्री, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री कैसे करना है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं मशीन वाली जो एंट्री है उसकी मैं एंट्री कर देता हूँ, यानी दिस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये ट्रांजेक्शन नंबर ए है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इन शॉर्ट, या फिर कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं एक फर्स्ट नंबर एंट्री करता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं ट्रांसफर की एंट्री करूंगा। अब ट्रांसफर की एंट्री सुनना, ये फर्स्ट एंट्री इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। मशीनरी इज एन असेट, मशीनरी असेट है, और असेट ऑलवेज डेबिट होता है। बोलो यस और नो? यस सर। Yes. सो मशीनरी ऑलवेज डेबिट होता है। अब किसी भी अकाउंट को अगर आपको क्लोज करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो यू आर सपोज टू रिकॉर्ड ऑन अपोजिट साइड। यानी अब जितने भी असेट्स हैं वो नेचर के अकॉर्डिंगली डेबिट होने चाहिए, बैलेंस उसका डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन हमें इसको क्लोज करना है, सो वी विल राइट ऑन अपोजिट साइड। तो जब हम अपोजिट साइड पर लिखेंगे ये असेट और लायबिलिटी को, तो फिर उसके अपोजिट साइड पर क्या आएगा? तो उसके अपोजिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, क्योंकि आप क्लोज करके उसको ट्रांसफर कौन से अकाउंट में करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये माइंड में सेट कर लो कि असेट्स डेबिट होता है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो हम उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन अपोजिट साइड पर क्या आएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यानी असेट्स डेबिट है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो डेबिट करो, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री। अब पेमेंट की एंट्री मैं बाद में बताता हूँ, पहले ट्रांसफर की मशीन की एंट्री देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड योर अमाउंट विल बी, रियलाइजेशन वाला ही अमाउंट लिखना है इसमें, 50,000 रुपीज टू Sir, 60,000 आएगा realization. it is, this entry is for transfer, so we will write for transfer, first entry we are doing। realization account लिखना है, realization वाला transaction नहीं हो रहा, as we are transferring to realization account, that's why we need to write realization account। यानी machinery account close होकर ट्रांसफर कहां पर हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हम रियलाइजेशन की एंट्री करेंगे, पहले तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो हियर इट विल बी realization account debit to machine account and amount will be 50,000 rupees only, because जो book value है हम उसी से लिखेंगे, उसी का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। मतलब बुक वैल्यू से ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि मशीनरी की वैल्यू इतनी ही है। अब मशीनरी की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगा? तो बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट मतलब बुक वैल्यू, तो वी विल ट्रांसफर एट बुक वैल्यू ओनली। अब सेलिंग के टाइम पर अब जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू, ओके। तो अब देखो सेकंड एंट्री कैसे करना है वो समझना। ये फर्स्ट एंट्री हो गया, मशीनरी ट्रांसफर हो गया, तो सेकंड एंट्री कैसे होगा उसका पहले लॉजिक समझो। देखो यहाँ पर क्या है? असेट है, मशीनरी। अब असेट को जब आप सेल करोगे, असेट को जब आप सेल करोगे तो नाउ टेल मी, कैश कम्स इन होगा या गोज आउट? कम्स इन। Comes in. ऑफ कोर्स कम्स इन। जब हम कोई भी असेट किसी को सेल करेंगे तो पैसे हमारे पास आएगा। सो नाउ वी विल राइट कैश
नाउ वी विल राइट कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब या तो वो कैश से भी अमाउंट हो सकता है या बैंक के थ्रू भी हो सकता है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और अब क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट आएगा 60,000। क्यों? क्योंकि 60,000 में रियलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पर देखो सामने वैल्यू रियलाइजेशन के कॉलम में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया रियलाइजेशन का यहाँ पर वर्ड का ये मीनिंग होगा कि बाय या सेल, ऐसा जो सेल और पेमेंट उसकी वैल्यू है। तो 60,000 रुपीज। लेकिन अब टू क्या आएगा, अपोजिट साइड पर क्या आएगा, तो अपोजिट साइड पर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 रुपीज। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, उसके लॉजिक भी समझ लो। और अगर लास्ट में लॉजिक समझ में नहीं आता तो इस एंट्री को सिंपली ऐसे ही लर्न कर लेना, इसी मैजिक ट्रिक को याद रख लेना, हमेशा एंट्री करेक्ट होगा। क्या याद रख लेना कि असेट है, डेबिट होता है तो क्रेडिट करो और सामने रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, और जब सेल करेंगे तो असेट वी आर सेलिंग तो कैश कम्स इन होगा तो कैश अकाउंट लिखो और अपोजिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखो। दैट्स इट, एंट्री ओवर। लेकिन लॉजिक समझना है कि क्यों रियलाइजेशन सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो सिंपली देखो, एज वी आर सेलिंग असेट तो असेट गोज आउट होता है। तो नॉर्मली मशीनरी सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। But now we cannot write machinery account. Reason is already we have transferred machinery to realization account. हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री में मशीनरी को ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। नाउ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मशीनरी। मशीनरी अकाउंट का एग्जिस्टेंस नहीं है, मशीनरी तो है लेकिन मशीनरी अकाउंट का कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है। तो वी कैन नॉट राइट टू मशीनरी अकाउंट। तो हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि मशीनरी चला गया रियलाइजेशन में और अब रियलाइजेशन से सब कुछ सेलिंग होगा। तो रियलाइजेशन से सेलिंग होगा तो पैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएंगे, यानी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर एवरीबॉडी? इतना सभी को समझ में आया ये लॉजिक? ओके, तो इसी के बेस पर सारा देखना एंट्री फटाफट आएगा, यानी फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क तक असेट है, वहां तक तो सब कुछ फटाफट आएगा। ध्यान से देखते जाना, अभी यहाँ पर ध्यान रखना सभी। देखो अब हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना सभी, समझना। ये हो गया एंट्री। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं करता हूँ नेक्स्ट एंट्री बिल्डिंग के लिए। तो बिल्डिंग के भी फर्स्ट एंट्री ऐसे ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ओके, और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज, बिकॉज बुक वैल्यू 1 लाख है, एंड टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग असेट है इसलिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और 1 लाख रुपीज आ जाएगा। नाउ वी विल राइट सेकेंड एंट्री। अब बिल्डिंग को सेल करने की एंट्री करते हैं। तो बिल्डिंग को सेल करने की एंट्री करेंगे तो अगेन सेम लॉजिक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसे मिलेगा इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट जो रियलाइजेशन में दिया है वो अमाउंट हमें लिखना है, और टू अब यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आने का रीजन ये है कि अब बिल्डिंग तो हमारे पास रहा नहीं, लेकिन फिर भी बिल्डिंग हम सेल कर रहे हैं, तो हम कौन से अकाउंट में से सेल कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में से हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री, यानी कि बिल्डिंग की एंट्री। अब हम करते हैं फर्नीचर की एंट्री। तो फर्नीचर में भी सेम कंसेप्ट आएगा, क्योंकि फर्नीचर भी तो असेट ही है। ओके, फर्नीचर भी तो असेट है, यानी सेम कंसेप्ट ही आएगा। यानी यहाँ पर भी फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको खुद से करेक्ट कर लेना। आई मीन स्पेलिंग पर फोकस मत करना, बिकॉज आई एम टाइपिंग, तो मे बी ऐसा होगा कि कहीं पर एस के प्लेस पर ए और टी ऐसा लिखा जाए, बट एज आई एम डिक्टेटिंग आई एम श्योर यू दैट मच मैच्योर यू विल गेट इट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर देखो तो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 60,000 रुपीज है, बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू है हमें उसी वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ओके, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 60,000 रुपीज। अब टर्न आया फर्नीचर को सेल करने का। तो भैया अभी फर्नीचर सेल करने के लिए तो अमाउंट दिया हुआ ही नहीं है। यू कैन सी ओवर हियर, रियलाइजेशन अकाउंट में देखो फर्नीचर रियलाइजेशन वाले कॉलम में जो रियलाइजेशन वैल्यू है उस कॉलम में देखो फर्नीचर के सामने आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अमाउंट। यहाँ पर देखो ये फर्नीचर की बुक वैल्यू तो है लेकिन रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है।
तो अब रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो फिर यहाँ पर वैल्यू कौन सी हमें रखनी चाहिए? तो याद रखना कि जब भी ऐसा टेंजिबल असेट हो, टेंजिबल असेट, फर्नीचर इज टेंजिबल असेट, वी कैन सी, वी कैन टच, ऐसा कोई भी असेट हो और उसकी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं हो तो आपको बुक वैल्यू पर ही उसको सेल कर देना है। मतलब आपको समझ लेना है कि जो बुक वैल्यू था, यानी इस फर्नीचर की जो वैल्यू है 60,000 रुपीज, हमने इसी प्राइस पर इसको सेल किया है, इसलिए इसकी अलग कोई प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा उतना ही सेम 60,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज। क्लियर एवरीबॉडी? ऐसे तो ये हो गया हमारा फर्नीचर की एंट्री। अब आया टर्न गुडविल। तो गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे? तो गुडविल की एंट्री भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। अब उसमें भी फर्स्ट एंट्री आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सब समझना, इतने टाइम में असेट्स की एंट्री लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग फोर्थ टाइम असेट्स की एंट्री लिख रहा हूं। तो पैटर्न आप ट्रेक कर सकते हो कैसे हर बार रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और असेट क्रेडिट हो रहा है। और दूसरे एंट्री में, पहले एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो सेकंड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। मतलब रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्लोज हो जा रहा है। और डेबिट क्या होगा? तो कैश और बैंक, बिकॉज असेट सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट and amount will be 15,000 rupees because goodwill की amount 15,000 rupees है, and to goodwill क्योंकि हम goodwill को ट्रांसफर कर रहे हैं और goodwill भी हमारे लिए क्या है? असेट है। तो goodwill अकाउंट यानी वो भी अब क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है तो। और इसमें भी 15,000, क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू 15,000 की है, ठीक है। और इसमें रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितने में रियलाइज हो रहा है? तो 25,000 में। तो वी विल राइट 25,000। और अब क्रेडिट क्या? तो गुडविल गोज आउट है वैसे तो, मतलब गुडविल असेट है वो हमारे पास अब नहीं रहेगा अगर रियलाइज हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन वी कैन नॉट राइट गुडविल क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो हमने गुडविल तक की एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट देखो तो इट इज ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क भी तो गुडविल जैसा ही असेट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड बुक वैल्यू इज, तो बुक वैल्यू है ही नहीं, ओके। ट्रेडमार्क की बुक वैल्यू नहीं है, ओके। और यहाँ पर ऐसा करो, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। ये जो है ना, ये 12,000 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको निकाल, सॉरी, इसको 12,000 को निकाल कर मैं ये 12,000 यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले ये समझ लो बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। बुक वैल्यू दिया हुआ है तो बुक वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट विल बी डेबिट होगा। सो अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,000 क्योंकि बुक में 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। और टू यहाँ पर आ जाएगा, टू कौन सा असेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं? तो ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क अकाउंट 12,000 रुपीज, ओके। ट्रेडमार्क अकाउंट 12,000 रुपीज ऐसे आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? सो ये हो गया हमारा ट्रेडमार्क की फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो अब सेकेंड एंट्री क्या होगा? तो जब सेकेंड एंट्री हम करने जाते हैं, देखो तो सेकेंड एंट्री में यू कैन सी ओवर हियर कि ये भी ऐसा ही हुआ है पहले जैसा। देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, मैंने कैंसिल कर दिया, वो तो भूल से लिखा गया था, तो आप भी समझना यहाँ पर जीरो है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब कुछ भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर देखो पहले जैसे हुआ था कि ट्रांसफर की वैल्यू है लेकिन रियलाइजेशन की वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा रियलाइजेशन की वैल्यू नहीं हो तो यहाँ पर भी क्या सेम आएगा? नहीं, यहाँ पर सेम नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सेम? क्योंकि ये जो है कैसे टाइप का असेट है? दिस इज इंटेंजिबल असेट। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज इंटेंजिबल असेट। मतलब कि इस असेट को गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सारे असेट इंटेंजिबल असेट होते हैं। और इंटेंजिबल असेट के अगर
रियलाइजेशन वाली वैल्यू यानी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं हो तो आपको ये समझ लेना है कि वैसे सारे असेट्स की वैल्यू हो गई 0, इसलिए इसमें होगा नो एंट्री। कंपलसरी लिखना सो दैट एग्जामिनर को पता चले, पेपर चेकर को पता चले कि आपको पता है कि इसके एंट्री नहीं होगी, इसलिए नहीं आपने एंट्री नहीं लिखी कि आपको आता ही नहीं था। ओके, सो ऐसा आपको लिखना है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये मैंने असेट के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया। अब इसी का एग्जैक्टली अपोजिट लायबिलिटी के लिए भी होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर समझ लेना असेट से रिलेटेड ये सारी एंट्री ऐसे करनी है कि डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर ऐसे सब एंट्री कि कैसे हमें डेबिट करना है, कैसे हमें क्रेडिट करना है। मेन पॉइंट याद रखना कि इनटेंजिबल असेट की अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं हो तो 0 हो जाएगा, और टेंजिबल असेट की अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो फिर बाद में उसमें सेम वैल्यू लिखना है।